ऑलराइट, ये मूवी चक नॉरेंट के जीवन पर आधारित एक सच्ची घटना है। वो एक फेडेक्स कंपनी में काम करते थे और एक प्लेन के क्रैश हो जाने पर एक आइलैंड पे फंस गए और 4 साल तक वहीं फंसे रहे। आइए देखते हैं वे 4 साल उन्होंने कैसे जिए और उसके बाद कैसे वहां से बाहर निकले। ये कहानी है फेडेक्स कंपनी के एम्प्लॉय चक की, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस होता है। वो चाहता है हर एक कोरियर हमेशा टाइम पे पहुंचे, इसीलिए वो अलग अलग कंट्रीज में फेडेक्स एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए जाता रहता है और उन्हें टाइम की वैल्यू समझाता है। चक एक लड़की से प्यार भी करता है जिसका नाम कैली है। कैली भी चक से बहुत प्यार करती है और ये बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में है। ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक काम की वजह से देश विदेश में घूमते रहता है, इसीलिए उनकी अब तक शादी नहीं हुई। अब क्रिसमस आने वाला है, लेकिन चक को अपने काम से मलेशिया जाना होता है। लेकिन वो कैली से वादा करता है, मैं न्यू ईयर पर वापस जरूर आऊंगा हर हाल में। जाते हुए वे दोनों एक दूसरे को क्रिसमस का गिफ्ट भी देते हैं। चक मलेशिया के लिए निकल जाता है, लेकिन जब उनका प्लेन पैसिफिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा होता है तब बहुत जोरों से एक तूफान आ जाता है। उस तूफान में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। क्योंकि ये फेडेक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है, इसलिए उसमें 4 ही लोग होते हैं और बाकी लोगों के पार्सल होते हैं। जब प्लेन पैसिफिक ओशियन में गिर जाता है तब 4 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचता है, वो है चक। चक एक एयरबोट पे बैठ जाता है और समंदर का तूफान उसे बहाकर एक टापू पर ले जाता है। जब सुबह चक की आंख खुलती है तो वो टापू पर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। उस टापू पर उसे पेड़ों और चट्टानों के अलावा कोई इंसान नहीं दिखता। वो जोर जोर से आवाजें भी लगाता है, लेकिन वहाँ कोई हो तो उसकी आवाज सुने। फिर वो अपना दिमाग लगाता है और रेत पे बड़ा बड़ा हेल्प लिख देता है, ताकि ऊपर से कोई प्लेन उड़े तो उन्हें पता चल जाए यहाँ कोई मुसीबत में है। फिर रात को चक सो जाता है और जब अगली सुबह वो उठता है तो देखता है समंदर के पानी से हेल्प मिट चुका है। फिर वो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिख देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसे ढूंढने कोई ना कोई जरूर आएगा और इस हेल्प के साइन से उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। अब समंदर के पानी में कुछ कोरियर्स भी तैर कर वहाँ आ जाते हैं, लेकिन किसी में भी खाने का सामान नहीं होता। तभी चक को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो एक नारियल चक के सामने गिरता है। वो समझ जाता है कि ये आवाज नारियल की थी। चक को पानी की जरूरत भी होती है, क्योंकि वो समंदर का नमकीन पानी नहीं पी सकता। इसलिए चक बहुत सारे नारियल इकट्ठा करता है, लेकिन नारियल को छीलने में चक को बहुत परेशानी होती है। बहुत मेहनत करने के बाद चक नारियल में छेद करके पानी पीना सीख जाता है। अब चक को वहाँ 2-3 दिन बीत चुके होते हैं। चक को चलने फिरने में मुश्किल होती है, क्योंकि उसके पैर में जूते नहीं होते। उसके पाँव में से खून भी निकलने लग जाता है। फिर चक अपनी पैंट को आधा पाड़ कर उसे अपने पैर पर बांध लेता है। उसके बाद चक को एक पहाड़ की चोटी दिखती है और वो फैसला करता है कि वो ऊपर जाएगा और आसपास अपने लिए बेस्ट ऑप्शन देखेगा। जब चक ऊपर पहुंचता है तो उसे दूर समंदर में कुछ दिखता है। जब चक भागकर उसके पास जाता है तो वो देखता है ये उसके जहाज के पायलट की डेड बॉडी होती है। उसे देखकर वो बहुत दुखी होता है। फिर चक उसे दफनाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वो बॉडी से जूते और टॉर्च उतार लेता है, क्योंकि यही 2 चीजें उसके काम की होती है। अब चक को टापू पर रहते हुए कई दिन बीत गए होते हैं। चक को अब हालातों के साथ रहना आ गया होता है। वो सीख जाता है कि रात को पत्तों पर से ओस का पानी इकट्ठा करके भी पिया जा सकता है, लेकिन शरीर सिर्फ पानी से चलता तो आप और हम मेहनत ना कर रहे होते। अब उसके पास खाने के लिए मछली के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होती। वो लकड़ी पैनिक करके मछली पकड़ना सीखता है, लेकिन उसके हाथ मायूसी लगती है। उसके पास नारियल के अलावा कुछ खाने को नहीं होता। अब एक रात चक को दूर कहीं एक शिप की लाइट दिखती है। उसे देखकर चक बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन इतनी दूर आवाज पहुंचाना नामुमकिन है। वो अपनी टॉर्च जगाकर भी इशारा करता है, लेकिन इतनी दूर से टॉर्च की रोशनी देख पाना नामुमकिन है। अब चक ये फैसला करता है कि जिस एयरबोट पे बैठकर वो यहाँ पहुंचा था, वो उसी एयरबोट पे बैठ के यहाँ से निकल जाएगा। उसे पता चल गया था यहाँ कोई आने वाला नहीं है। जब वो समुद्र में पहुंचता है तो वहाँ उसका सामना बड़ी लहरों से होता है, जो उसे आगे नहीं जाने देती बल्कि पीछे धकेलती हैं। इस दौरान चक के पांव पर गहरी चोट आ जाती है और बहुत खून निकलता है। फिर चक वापस बीच पर आ जाता है। उसी रात बारिश भी हो जाती है। अब चक एक गुफा में चला जाता है और वहाँ टॉर्च जलाकर सो जाता है। जब सुबह चक की आंख खुलती है तो वो देखता है टॉर्च के सेल खत्म हो चुके हैं। उसके पास रोशनी करने का कोई साधन नहीं होता और उसे आग भी जलानी नहीं आती। फिर वो फेडेक्स के कोरियर को खोल खोल के देखता है, लेकिन उसके काम की कोई चीज नहीं मिलती। अब उसे एक कोरियर में से स्केटिंग शूज मिलते हैं, जिसके नीचे पैने प्लेट्स लगे होते हैं। वो उन तेजधार प्लेट्स का यूज
यूज नारियल तोड़ने में करता है। उसका काम थोड़ा आसान हो गया होता है। वो उससे एक लकड़ी को शार्प करके एक औजार की तरह बना लेता है और फिर से मछलियां पकड़ने जाता है। अब वो मछलियां और केकड़े पकड़ तो लेता है, लेकिन वो उन्हें कच्चा नहीं खा सकता, इसलिए उसे अब आग की जरूरत है। वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है। उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। चक को बहुत गुस्सा भी आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एक दिन वो नारियल छील रहा होता है और उसे एक आइडिया आता है। वो 2 लकड़ियों को गोल गोल घुमाने की बजाय आगे पीछे करके घिसेगा और उसकी मेहनत रंग लाती है। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली आग जल ही जाती है। इससे चक को काफी खुशी होती है। इस टापू पे आने के बाद चक पहली बार खुश हुआ होता है। अब चक की नजर कोरियर में से निकले एक फुटबॉल पर पड़ती है। उस फुटबॉल पर चक के हाथ का ब्लड लगा होता है। अब वो उसमें आंख, नाक और मुंह का शेप बना देता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। फुटबॉल पर विल्सन लिखा होता है, सो अब वो उसका नाम विल्सन ही रख देता है। अब टापू पर चक का एक दोस्त भी है और वो है फुटबॉल, जिसे वो अपनी सारी बातें बताता है। एक दिन चक को उसका दांत तकलीफ दे रहा होता है और वो किसी भी हाल में उसे तोड़ना चाहता है। वो अपने दांत को तोड़ तो लेता है, लेकिन साथ ही वो बेहोश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि चक को यहाँ रहते 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में चक का हुलिया पूरी तरह बदल चुका होता है। अब उसकी दाढ़ी और सिर के बाल काफी बढ़ चुके हैं। उसकी बॉडी भी काफी स्लिम हो चुकी है। अब वो इस टापू पे पूरी तरह जीना सीख चुका है। अब वो दूर से ही डंडा फेंक कर मछली का शिकार भी कर सकता है। ये उसके पिछले 4 सालों में निरंतर प्रयास का नतीजा है। अब विल्सन और चक की दोस्ती और भी गहरी हो गई है। चक अब हर बात विल्सन को बताता है। एक सुबह चक मछली खा रहा होता है, तब उसे किसी चीज की आवाज आती है। जब वो भागकर वहां जाता है तो वहां एक टीन की शीट होती है। उस शीट को देखकर चक को आइडिया आता है कि वो इस शीट की हेल्प से उस टापू से निकल सकता है। चक ने जितनी बार भी वहां से निकलने की कोशिश की, उस समुद्र की लहरों ने चक को पीछे धकेल दिया। इसी कारण वो पिछले 4 साल से यही टापू पर फंसा हुआ था। अब वो बड़े बड़े पेड़ काटता है और किनारे पर ले जाकर उनका एक बेड़ा बनाता है। बेड़ा बनाना मुश्किल होता है, उसे उसमें काफी मुश्किलें आती है, लेकिन वो बेड़ा बना लेता है और वो फैसला करता है कि जिस दिन हवा का रुख बदलेगा वो वहां से निकल जाएगा और जो उसे शीट मिली थी उसको हवा के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा, ताकि उसके बेड़े को धक्का मिल सके, जैसे पुराने जमाने में लोग नाव पर पर्दों का इस्तेमाल करते थे। अब वो समय आ जाता है जब हवा का रुख बदलता है। अब चक उस बेड़े पे सवार होता है और वहां से निकल पड़ता है। उसे बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चक उन्हें भी पार कर लेता है। लेकिन अभी तो सारा समंदर ही पार करना पड़ा होता है। चक को कुछ नहीं पता होता कि उसको किनारा कब मिलेगा या कोई जहाज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस चक अपने दोस्त विल्सन को लेकर उस टापू से निकल चुका है। पिछले 4 साल से वो उस टापू पर रह रहा था, लेकिन वो इस उम्मीद से वहां से निकलता है कि शायद वो अपने घर पहुंच जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। समुद्र में उसे बारिश का और तूफान का सामना करना पड़ता है। खाने के लिए वो मछली पकड़ लेता है और पीने के लिए वो बारिश के पानी को नारियल में इकट्ठा कर लेता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो पी सके। एक बार एक ऐसी लहर आती है जिससे उसका बेड़ा थोड़ा टूट जाता है और उसका दोस्त विल्सन पानी में गिरकर पीछे छूट जाता है। लेकिन चक उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। चक अपने बेड़े पे वापस आकर बहुत रोता है, क्योंकि विल्सन ही था जिसे वो 4 साल से अपना सुख दुख बांट रहा था। वो विल्सन से इमोशनली कनेक्टेड था, इसीलिए चक को विल्सन के जाने का बहुत दुख होता है। लेकिन चक फिर भी अपना सफर जारी रखता है और सफर करते करते जब चक पूरी तरह टूट जाता है तो एक दिन कार्गो शिप उसके पास से गुजरता है और वो लोग चक को देख लेते हैं और बचा लेते हैं। फिर चक अपना हुलिया सुधारता है। अब वो अपने घर, अपने शहर वापस लौट चुका है। वापस लौटने के बाद वो देखता है वहाँ सब कुछ बदल चुका होता है। उसके दोस्त और फैमिली मेंबर्स ये समझ चुके थे कि चक मर चुका है और वो उसका फ्यूनरल भी कर चुके होते हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो चक से बहुत प्यार करती थी, अब वो दूसरी शादी कर चुकी होती है। अब उसकी एक बेटी भी है। चक कैली से मिलने भी जाता है। कैली उसे देखकर खुश हो जाती है और गले से लगा लेती है। लेकिन अब कैली का एक परिवार है, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि आज से उन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। कैली ने चक को क्रिसमस गिफ्ट में घड़ी दी थी, जो हर वक्त चक अपने पास ही रखता था। अब वो घड़ी कैली को वापस कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी खानदानी घड़ी है और खानदानी चीजें खानदान में ही रहनी चाहिए। लेकिन चक कैली की फोटो अपने पास रख लेता है। कैली कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम वापिस आओगे। चक उसे सॉरी बोलता है और कैली भी उसे सॉरी बोलती है। कैली के पास चक की एक गाड़ी होती है जिससे चक की बहुत यादें जुड़ी होती है। अब कैली वो गाड़ी चक को वापस लौटा देती है। फिर वो चक को किस करती है, क्योंकि वो आज भी चक को बहुत प्यार करती है। लेकिन अब वो चक के साथ नहीं जा सकती। चक भी नहीं चाहता कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर उसके साथ आए। जब चक जा रहा होता है तब कैली उसे खड़ी खड़ी देखती रहती है और फिर वो चक को आवाज लगा देती है। चक भी गाड़ी रोक देता है। वो भागकर एक दूसरे से मिलते हैं। फिर चक कैली को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। ऐसा लगता है कि वो चक के
साथ जाना चाहती है, लेकिन चक उसे उसके घर छोड़ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चक अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है और वो बहुत दुखी है। वो उसे कहता है, काश मैं उस आइलैंड पर मर जाता या मैं आत्महत्या कर लेता। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। मैंने एक रस्सी बनाई और गले में डालकर फांसी लगाने की कोशिश की, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कैली के पास वापस आना था, मुझे जिंदा रहना था, इसीलिए बस मैं सांस लेता रहा। शायद मैं बीमार भी पड़ सकता था, लेकिन मैं सिर्फ कैली के लिए जिंदा रहा। लेकिन आज जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है। और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि चक और कैली का प्यार बहुत गहरा था। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन वक्त ने कैली को अपने रास्ते पे चलने को मजबूर कर दिया था और उसने शादी कर ली थी। अब लास्ट में हमें दिखाया जाता है चक अपनी कार में जा रहा होता है और उसके पास एक पार्सल होता है जो उसने आइलैंड पर खोला नहीं होता, ये सोचकर कि जब वो वापस जाएगा तब उसे डिलीवर करेगा। अब वो उसे डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो अपने काम को लेकर कितना जिम्मेदार था। जब वो उस पार्सल को डिलीवर करने जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो उसे गेट पर रख देता है और उसके ऊपर लिख देता है, दिस पैकेज सेव माई लाइफ, थैंक यू चक नोलैंड। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो एक चौराहे पर खड़ा है और कंफ्यूज है कि किस साइड जाए। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कहाँ जाना है। फिर चक कहता है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। वो लड़की उसे बताती है कि ये चारों रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं और उसके बाद चली जाती है। उसकी गाड़ी के पीछे भी वही विंग्स बने होते हैं जो उस पार्सल पे होते हैं जिसे चक अभी डिलीवर करके आया था। फिर चक उसे खड़ा खड़ा देखता रहता है और मुस्कुराता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।